तो क्या कभी सोचा था चाचा जब आप 18 साल के थे मोबाइल आएगा कभी? कभी मोबाइल के बारे में सोचा था आएगा शुरू में? तो अगर आप उस समय कोई चीज कम्युनिकेशन के माध्यम के बारे में मान लो साहित्यकार हो लिखे रहे हैं और आज की युवा पीढ़ी मजाक उड़ाया कि इसको तो मोबाइल का पता ही नहीं था, हम लोग कितने आगे चले गए, अभी चिट्ठी चौपाटी की बात कर रहे हैं। तो नहीं, आप उस समय उस परिवेश में आप गलत नहीं थे, क्योंकि आपका साहित्य उस समाज का था, उस समय सिचुएशन। लेकिन राहुल जी में एक बहुत अच्छी खासियतें रही है इन सबसे हट करके कि उन्होंने भूत का तो निस्संदेह आकाशीय रूप से बहुत, आप कह सकते हो सार्वभौमिक तरीके से, चाहे बौद्ध दर्शन को पूरे विश्व परिदृश्य में पूरी तरह से उभारा। वर्तमान जो उनका परिवेश था उसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही सकारात्मक चीजें लिखी। प्रकांडतम विद्वान पंडित राहुल सांकृत्यायन जी की इस जन्मस्थली पर उनके अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे अनुज प्रताप गोपेंद्र जी, बड़े भाई मदन मोहन जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पांडे जी सहित इस परिसर में उपस्थित सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को, वाहन संबंधजनों को मैं अपनी तरफ से प्रणाम निवेदित करते हुए बहुत ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं महसूस कर रहा हूं। इसका दो कारण है, क्योंकि बहुत पहले से कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कवि। हम लोग सुनते आ रहे हैं कि यानी सूर्य की रोशनी भी जहां नहीं पहुंचती वहां पर कवि का कवित्व पहुंच जाता है। तो एक तो हिंदी साहित्य जगत के शलाका पुरुष जिनका ये जन्मदिवस है, जिनके उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, उनके बारे में कुछ कहना कम से कम हम जैसे लोगों के लिए नहीं मानते हैं सूर्य के समक्ष दीपक दिखाना होगा। उसमें भी हमारे बीच में उपस्थित जो हमारे अनुज प्रताप गोपेंद्र जी हैं, जो युवा साहित्यकार हैं और बहुत उभरते हुए साहित्यकार हैं, और मेरी दिली अभिलाषा है कि भविष्य में वो न केवल पुलिस सर्विस का बल्कि हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लगातार वैचारिक प्रवास से लोगों को लाभान्वित करें। उन्होंने बहुत कुछ राहुल जी के बारे में विस्तार से और विस्तृत होमवर्क से बोल दिया है, तो कुछ बोलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत साफ गोई से बता रहा हूं कि पठन पाठन से मेरा केवल कैजुअल रिश्ता रहा है। कैजुअल का मतलब कि जब कहीं कोई बहुत जरूरी होता है उतने ही समय पढ़ लेता हूं। कुछ पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ नहीं पाता। राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में हम लोगों ने, मुझे ख्याल नहीं है इंटरमीडिएट में था हिंदी में या हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में शायद, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, हम लोगों ने वही पढ़ा था। बहुत अच्छा लेख था और लेख के अंत में राहुल जी की लाइन कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहां। अक्सर ये मैं देखता हूं युवाओं को, विशेषकर युवा पीढ़ी को गुनगुनाते हुए, और इसका मूल तत्व चाहे जिस रूप में अपने काम की उनको लगता हो उसको स्वीकार करते हुए बढ़ते हुए मैं युवाओं को देखता हूं। यानी इसका लाभ हर कोई अपने अपनी सुविधानुसार उठाता है। ये निश्चित रूप से आजमगढ़ की इस पवित्रतम धरा से जितने मूर्धन्य साहित्यकारों ने जन्म लिया, जिनका नाम अभी संचालिका द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया, चाहे वो
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी रहे हों, चाहे वो आज के भी दौर के उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए फिल्मकार, गीतकार या बहुत सारे ऐसे लोग जो साहित्य में, सिनेमा में अपना योगदान पहले से देते हुए आज तक देते आ रहे हैं, वह सभी लोग हों, तो निश्चित रूप से कुछ तो स्पेसिफिक बात है। हम यहाँ वो चीज मेंशन नहीं करना चाहेंगे। उन कारणों से भी आजमगढ़ चर्चित रहा है कि बदनाम भी हुए तो क्या नाम नहीं हुआ, हम लोग जानते हैं। लेकिन कम से कम उन परसेंटेज में बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रतिशतता का भाव इस प्रकार के साहित्य से, सृजनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों ने, व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों ने, अपनी राजनीतिक विद्वता, वाक्पटुता, चातुर्यता के वैभव से ओतप्रोत लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों में जो प्रकाश बिखेरा है, तो मैं कहूंगा कि वो कड़वाहट उसकी कुछ ऐसे ही रह जाती है उन नकारात्मक लोगों की, जैसे जो गंगोत्री से गंगा निकली हो, कहीं एक बूंद उसमें आज का जो क्या बोलते हैं उसको, कहीं एक बूंद कहीं उसको देशी शराब मिल जाए तो वो कड़वाहट कहीं पे मिश्रित हो जाती है। इसमें शराब ने तो अपना काम किया है, लेकिन चूंकि वहां पर वो गंगोत्री की गंगा का जल है तो उसने उसको भी अमृत बना दिया। कुछ वैसी ही स्थिति है। नहीं तो हम लोग कम से कम जिस विभाग में हैं, हम लोग जानते हैं कि बहुत नकारात्मक चीजें भी चर्चा में रही। मेरी तरफ से मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में जो सकारात्मक चीजें हैं उन्हीं कारणों से आजमगढ़ जाना जाएगा। उन्हीं कारणों से हम लोग इस प्रकार के सृजनात्मक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते रहेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियां भी सृजनात्मक कार्यक्रमों को जो आज की पीढ़ी छोड़कर जाएगी उसके बारे में बात करेंगे और उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। साहित्य तो समाज का दर्पण होता है, हम सभी लोग जानते हैं, बहुत पहले से कहा गया है। यानी कि साहित्य तत्कालीन समाज का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम मध्यकाल में जाते हैं, अगर हम लोग देखते हैं उस समय तुलसी, सूर, कबीर जैसे विद्वानों ने उस समय जो हिंदी का एक प्रकार से वो दूसरा चरण था भक्ति काल का, जो जो चीजें कही, तो वो चीजें बहुत सारे लोग हैं अभी मतभेदता की स्थिति आती है कि नहीं साहब ये बात तो सही नहीं है जो उन्होंने कहा था। मैं उनको एक सिंपल सा तर्क देता हूं, भाई बिल्कुल हो सकता है सही नहीं था, लेकिन 500 साल 600 साल बाद भी आज अगर आप उनकी चर्चा कर रहे हो, इसका मतलब है कि कुछ तो उनमें विशिष्टता है, कुछ तो उन्होंने लीक से हट करके किया उस समय, कुछ तो उन्होंने आने वाली पीढ़ी को विचार के योग्य, मंथन के योग्य, व्यवहारिक प्रयोग के योग्य दिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चाहे कितना ही महान व्यक्तित्व क्यों ना हो, वो देश, काल, समाज और परिस्थितियों के दर्पण के रूप में ही कार्य करता है, उससे बहुत परे नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि तत्कालीन समाज में जो जिस प्रकार की उस समय विविधताएं, जिस प्रकार की रूढ़िवादिताएं रही हों, उस परिवेश का उसने उस समय वर्णन किया। आज अगर उनमें से जो प्रासंगिक नहीं है आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो काम की है उसे ग्रहण कर लो। अगर कोई बहुत अच्छी चीज आपको जमीन पर गिरी, चाहे वो गंदगी में ही क्यों ना हो, तो आप अच्छी चीज को ग्रहण करते हो, गंदगी को साफ कर देते हो। तो मेरा वैसे ही मानना है कि जहां आपको जो काम की चीजें हो उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए, चाहे वो प्राचीन से मिले, चाहे अर्वाचीन से मिले, चाहे निवर्तमान से मिले, चाहे वर्तमान से मिले। लेकिन कभी भी किसी को संपूर्ण रूप से हमें नकारने की, नकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि अगर उन्होंने एक लाइन किसी साहित्यकार ने ऐसी कही जो आप आज के परिवेश में अपने लिए उपयुक्त नहीं पा रहे हो, तो आप पूरे में उसको नकार रहे हो। जैसे हमारी अभी ज्यादा नहीं, एक पीढ़ी पहले और भी ज्यादा पहले नहीं, अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं इसी में बात करते हैं कि 1990 के पहले
जब वैश्वीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण तक और नहीं था, कितने लोगों ने परिकल्पना की थी कि कोई मोबाइल नाम का जंतु आएगा जो पूरी दुनिया को बांट देगा, जिससे आप जब चाहोगे बात हो जाएगी, जब चाहोगे सामने वो अपीयर हो जाएगा, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो चाहे कनाडा। नहीं सोचा होगा। कम से कम जो चचा लोग बैठे हैं, देखिए आगे जो बैठे हैं, अगर इनकी पैदाइश मेरी समझ से 1960 के पहले ही होगी, 1942। तो क्या कभी सोचा था चचा जब आप 18 साल के थे मोबाइल आएगा? कभी मोबाइल के बारे में सोचा था आएगा शुरू में? तो अगर आप उस समय कोई चीज कम्युनिकेशन के माध्यम के बारे में मान लो साहित्यकार हो लिखे रहे हैं और आज की युवा पीढ़ी मजाक उड़ाए कि इसको तो मोबाइल का पता ही नहीं था, हम लोग कितने आगे चले गए, अभी चिट्ठी चौपाटी की बात कर रहे हैं। तो नहीं, आप उस समय उस परिवेश में आप गलत नहीं थे, क्योंकि आपका साहित्य उस समाज का था, उस समय सिचुएशन। लेकिन राहुल जी में एक बहुत अच्छी खासियतें रही है इन सबसे हट करके कि उन्होंने भूत का तो निस्संदेह आकाशीय रूप से बहुत, आप कह सकते हो सारगर्भित तरीके से, चाहे बौद्ध दर्शन को पूरे विश्व परिदृश्य में पूरी तरह से उभारा। वर्तमान जो उनका परिवेश था उसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही सकारात्मक चीजें लिखी। और जैसा कि मदन मोहन जी ने मुझे बताया था, मैं किताब नहीं पढ़ा हूं, शायद किताब इन्होंने दिया नहीं था कोई, लेकिन मैंने बताया ना कि मैं थाने से उत्तर देता हूं, मैं पढ़ पाता नहीं हूं, तो एग्जाम में भी बस 4-6 दिन ही पहले पढ़ने का प्रयास करता हूं, अभी भी किसी एग्जाम में अपियर होता हूं तो मैं पढ़ नहीं पाया। तो इन्होंने बताया कि राहुल जी ने उसमें 22वीं शताब्दी के आरंभ तक की बातें लिखी। ये बहुत बड़ी चीज है कि कोई इतना बड़ा विजनरी साहित्यकार हो कि अपने से 100 साल, 150 साल आगे, 200 साल आगे की भी बात लिखे और उनमें बहुत सारी चीजें सकारात्मक रूप से उस रूप में बढ़ रही हैं। जैसा कि अभी प्रताप गोपेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने कमदम हार्मोनी के बारे में बहुत अच्छे से एनालिसिस कर दिया कि समस्या क्या है, समस्या की जड़ उन्होंने बता दी। और जब कारण पता चल जाए तो समझदार व्यक्ति निवारण कर लेता है। तो जब भी मेरी समझ से उस समस्या का समाधान होगा तो शायद उसी प्रकार से ही होगा कि समय के साथ हम जहां हो, जिस परिवेश में हो, पूरी तरह वहां पर रच बस जाए, रम जाए। क्यों? बहुत पहले भी देखो, मैंने फिर वही बोला, मैं अक्सर उदाहरण दे देता हूं, पता नहीं क्यों तुलसीदास जी साहित्यकार के रूप में पीछे से हमारे मानस पटल पर उभर आते। अभी अलग बात है कि उनकी भी बहुत सारी बातों से बहुत सारे लोग नहीं सहमत होंगे, लेकिन उसका रीजन मैंने बता दिया ना सहमत होने का, चचा के एग्जाम्पल से, कि आज के 600 साल पहले जिसने लिखा कोई जरूरी नहीं कि हर बात आज के परिवेश में सही ही हो। तो मैं तुलसीदास जी की ही लाइन से बताऊंगा कि कैसे रच बस जाना चाहिए। बहुत पहले 600 साल पहले क्या कहा तुलसीदास जी ने कि जो प्रतिपालय सोई नरेशु, जो प्रतिपालय सोई नरेशु, जहां बसहु सोई सुंदर देशु। आपके लिए जो आपका पालन पोषण करे वही राजा है आपका। चाहे वो, इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से ले लेते हैं, कैसे? अगर किसी राजा के भी बच्चे का अगर वो मिस हो जाए, आप फिल्मों में देखते हैं किसी गरीब के यहाँ पालन पोषण होता है। मैं पता नहीं, किसी एक दिन बैठा हुआ था, कुछ खाली था, रात में नींद नहीं आ रही थी, जी सिनेमा या कोई लगा दिया था, पुरानी कोई मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें वो लोहार के घर पे पालन पोषण हो जाता है। पता नहीं उसका कौन सी मूवी है कि उसके घर में पालन पोषण हो जाता है। दूसरी मूवी थी कोई, क्या? जानवर, हाँ बिल्कुल सही, जानवर। तो उसके बाद कैसे कैसे उसमें दिखाता है कि किसी रूप में जब सारा वो देता है, अच्छे संस्कार देता है, सारी चीज, और अंत में उससे अलग करने पर बच्चा किसी रूप में खुश नहीं होता। और कहानी का निष्कर्ष यही है, वही जो तुलसीदास जी ने 500 साल 600 साल पहले कहा कि जो प्रतिपालय सोई नरेशु, जो आपका पालन पोषण करे, चाहे सूखा खिलाए चाहे रूखा खिलाए बचपन से, वही आपका राजा है, वही आपका भगवान है।
और जहां आप रहें वही दुनिया का सर्वोत्तम देश है। क्यों? इसको बहुत सारे कवियों ने आगे भी कहा है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता सर्वस्व निछावर। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। तो अगर आप इस भाव को लेकर के चलेंगे, भगवान प्रभु राम जब लंका से वापस आ रहे थे 14 वर्ष के वनवास के पश्चात, रावण वध के पश्चात विभीषण का राज तिलक हुआ, तो लंका चलने के लिए उनसे आग्रह किया विभीषण ने, तो उन्होंने मना कर दिया, विनम्रता पूर्वक मना करके लक्ष्मण को राज तिलक के लिए भेजा और सिंहासन पर बिठा के बस इतना ही कहा आज की भाषा में कि हमें भाई लिफ्ट दिलवा दो अयोध्या तक। आज की कार की भाषा में कहें भाई आपके पास तो वायुयान है, लिफ्ट दिला दो। जैसे गांव में किसी का 4 व्हीलर गाड़ी हो तो लिफ्ट मांग लो। तो विभीषण ने रावण के पुष्पक विमान का यूज किया, लेकर के उसमें चले। तो जैसे ही अयोध्या की सीमा नजदीक आई, तुरंत लक्ष्मण को दिखाते हुए तुरंत प्रभु श्री राम इस लाइन को बोलते हैं जो आज तक वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, जो मेंशन किया जाता है। तब शायद देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से भौगोलिक सीमाएं आज जैसी परिभाषित नहीं थी, तब की वह लाइन है। आज के कम से कम 2500 साल के पहले वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है। क्या लाइन है कि आपकी स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणों में न रोचते, जन्य जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। लंका तो सोने की है, लेकिन हे लक्ष्मण मुझे अच्छी कभी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मेरी मां और मातृभूमि मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर है। और वही तुलसीदास जी ने उसी लाइन को यहां मेंशन किया हुआ है उत्तरकांड में कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना आगम निगम पुराण सुजाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को यह प्रसंग जाने को। तो निश्चित रूप से आप जहां जिस परिवेश में रच बस जाएं, वही आप उसी व्यक्ति के हो जाएं, तो मेरी समझ से सफलता का सबसे अच्छा समरसता का उदाहरण है। महान प्रकांड पंडित राहुल श्याम ने आज के कितना साल पहले अगर इस चीज को महसूस करके लिख दिया था, तो शायद मैं कहूंगा कि वो भूत भविष्य दृष्टा त्रिकालदर्शी महामानव के करीब निश्चित रूप से थे। और वो महामानव तो थे ही, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग 2-3-4 भाषा में एकदम पढ़ते पढ़ते लगता है बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत ज्यादा जानकार हो गए। दर्जनों भाषाओं को जानने वाला व्यक्तित्व, जिसकी जो शैक्षिक आज के स्कूल कॉलेज हैं उनकी पढ़ाई उस प्रकार की एकेडमिक लेवल की ना रही हो, वो इतनी सारी भाषाओं को जाने। और आज की तरह ना तो मैंने बोला ना मोबाइल का कम्युनिकेशन नेटवर्क था, ना तो 4 व्हीलर वाला इस प्रकार से रनिंग गाड़ी थी। वैसे समय में पूरे विश्व की लगभग सारे, मुझे लगता है जो बुद्धिस्ट नेशंस थे, रसिया से लेकर उधर तिब्बत से लेकर श्रीलंका में उस समय अध्यापन कार्य कर लेना, उतने दिन जैसे इन्होंने बताया कि त्रिपिटकों का ज्ञाता के रूप में वहां की उपाधि पाना तो सामान्य बात नहीं है। ऐसे महान व्यक्तित्व इस धराधाम पर मदन मोहन जी ने जो मैगजीन का नाम दिया है बड़ा अच्छा दिया है, जनहित इंडिया। जनहित उनके द्वारा लगातार होता रहे और वैश्विक परिदृश्य का जनहित होता रहे, हमारी हमेशा यही शुभकामनाएं हैं। फिर से मैं एक बार कहूंगा कि मैं विषय वस्तु से थोड़ा सा जानबूझ के इसलिए दाहिने बाएं गया, क्योंकि विषय वस्तु के बारे में बहुत ईमानदारी से मुझे बहुत ज्यादा प्रताप गोपेंद्र जी की तरह जानकारी नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा है बहुत ज्यादा राहुल जी के बारे में, इसलिए ईमानदारी से साफ गोई से बता रहा। थोड़ा समय यहाँ पर उपस्थित लोगों से, एक गांव का परिवेश है, बच्चे हैं, सरकारी काम को निभाते हुए मेरी अपील है कि कोविड को लेकर के आप लोग सतर्क रहें, बिना इस आलोचना प्रत्यालोचना में पड़े। कोविड शहरों में नहीं है या शहर में है, गांव में नहीं है या गांव में है। मेरा मानना है कि आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। टीका आ गया है, हम सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन ये टीका भी कोई कवच नहीं है। महाभारत के युद्ध का
कर्ण का कवच कुंडल नहीं है टीका। ये आपकी केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। मतलब उसका अटैक तो होगा आप पर, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर ज्यादा रहेगी तो वो लगने में कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा मानना है कि सबसे भलाई किसमें है कि अटैक करने का मौका ही मत दो दुश्मन को, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो आपका दुश्मन इसमें कोरोना वायरस ही है, उसको अपने पास न पटकने देने का सबसे मूल मंत्र है कि आप लोग सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, फेस कवर के रूप में, गमछे का, गमछे का या महिलाएं दुपट्टे का, साड़ी के पल्लू का, जो भी जहां हो प्रयोग जरूर करें। और इसके साथ साथ अपने हाथ को, चाहे वो लोकल लेवल पे सैनिटाइजर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, साबुन आता है, बहुत सारे साबुन है, साबुन से बीच बीच में हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें अपने बचाव के लिए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने का खतरा उन लोगों को ज्यादा रहेगा जो किसी अन्य बीमारी के पहले से ही शिकार हैं। तो वहां पर नेचुरल वे में उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी और उनके ज्यादा समस्या में आने के चांस रहेंगे। तो आप लोग प्लीज इसका ध्यान रखें। और पंचायत चुनाव भी है नजदीक, पंचायत चुनाव के दौरान स्वतंत्र, पारदर्शी, तटस्थ, निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन सुनिश्चित हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। आप लोग भी पूरी तरह से फ्री होकर के अपना मतदान करें, अपनी गांव की स्वतंत्र निष्पक्ष सरकार चुने। और मेरी इतनी अपील है कि किसी भी प्रकार से जो धन बल, भाव बल और आज की भाषा में मुर्गा बल या जो दारू बल चलता हो उससे प्रभावित न हो, क्योंकि जो इस प्रकार के किसी भी शॉर्टकट से चुनाव जीतना चाहेगा वो नेचुरल वे में वो आपका आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके लिए कोई अच्छा लीडर नहीं होगा। क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को किसी प्रकार से किसी भी गंदी आदत के शिकार हो, या हम कभी नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई भी सरकारी योजना जिसके हम लाभार्थी हो उसमें कोई भ्रष्टाचार करे। तो आप सब लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग बिना किसी प्रकार के शॉर्टकट से प्रभावित हुए सोच समझकर अपने मतदान का खुला प्रयोग करें। और अगर कोई इस प्रकार से गलत तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की चेष्टा करता है तो 112 नंबर खुला है, 100/112 कहीं भी मिलाएं, पुलिस आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर है। फिर से महान विद्वान राहुल सांकृत्यायन की इस धरास्तरी को उनकी इस आज के अवतरण दिवस की बेला पर उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं उपस्थित सभी लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी पर ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।